हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि मोहन प्रसाद, आप फिजियोथेरापिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट। आपके लिए कोविड-19, जिसको कोरोना भी बोलते हैं, जो कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोग को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभी तक मेरे दो वीडियो जो आ चुके हैं उसको बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयरिंग मिल रही है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोविड के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आरएनए बेस्ड वायरस है जो 2019 में चाइना के वुहान शहर से निकला और पूरे संसार में ये फैल गया। इसको नोवेल वायरस भी बोला जाता था उस समय, लेकिन जो 2020 में सेकेंड फेज यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और डिफरेंट प्लेसेस में आया है, वो उस कोरोना वायरस से म्यूटेंट है और वो डिफरेंट है, जो ज़्यादा ही घातक है, वो जल्दी से स्प्रेड हो रहा है और वो चेस्ट अपने लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शियस कर रहा है, उसको निमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें ड्राई म्यूकस बना रहा है, जिससे जो लंग्स है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण आज के तारीख में हम लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जहाँ बेड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो लेकर आना उचित समझा, ये सही समय समझा कि मैं जल्दी से वीडियो लाऊं और आप लोग को कोविड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, जो मैंने बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे डॉक्टरों से गैदर किया, उनसे मैंने लिया है, सोचा और समझा और समझा। यहाँ मैंने कोविड के बारे में जो बताना है, जो कोरोना के बारे में बताना है, उसको दो भाग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहला भाग मेडिकल है, जो मेरा उतना चीज़ नहीं जिसमें ज़्यादा मैं योगदान दे सकूं। मैंने लोगों के जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, जो कलेक्ट किया है, उसके बेस्ट पर ही आपको कुछ बताऊंगा। मेरा जो मेन फोकस है वो है रिहैबिलिटेशन के ऊपर में। रिहैबिलिटेशन ऑफ कोरोना, आप कैसे, आपको कोरोना जब हो गया है और पोस्ट कोरोना कैसे आपको अपने आप को बेहतर करना है, वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल आना है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले मेडिकल कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ कि जब कोरोना होता है, वायरस हमको एंटर होता है, वो स्पुटम, उसके जो डिस्चार्ज होते हैं, उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे हमको अपने नाक, कान, आँख के द्वारा अंदर जा सकता है। नाक के गला के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर जा सकता है। और ये वायरस हमारे प्रोटीन के साथ मिल करके, हमारा जो जेनेटिक कोड है ह्यूमन का, उसके साथ ये आरएनए मिल करके अपने आप को डुप्लीकेट करता है और उसमें अपने आप को बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाते जाता है और फैलते जाता है शरीर के अंदर में। खास करके जो साइनस प्रोसेस होते हैं नाक में, गले में, और आपके धीरे धीरे गले से होते वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है, ब्रोंकियल में जाता है। वहाँ जा कर के ये फैलता है, वहाँ ड्राई म्यूकस बनाता है और आपको मुश्किल में डालता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये कोविड होता है, ये 2 फेज में होता है। ये 12 से 15 दिन का समय लेता है। 2 फेज इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला एक फेज होता है जो 6 डेज का होता है, जिसमें आपको फीवर आ सकता है, आपका थ्रोट सोर हो सकता है, आपको रनिंग नोज हो सकता है, सर्दी खांसी आपको हो सकती है, आपको हल्के हल्के सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये सब सिम्टम आप में हो सकता है, जो 6 दिन तक जाता है और वो धीरे धीरे सबसाइड करते चला जाता है। आप मेडिकेशन करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। इसमें जो दवाइयाँ जो डॉक्टर देते हैं वो पैरासीटामोल देते हैं, चाहे वो 500 mg का दे, चाहे वो 650 mg का दे। डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं आपको, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं आपको, विटामिन सी, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आदि सारी दवाइयाँ आपको देते हैं। बुखार और सर्दी खांसी के अनुसार सेट्रिजिन देते हैं, ताकि आपका बुखार, सर्दी, खांसी जो भी हो रहा है वो सबसाइड करके दब जाए। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का लेवल, जो PSO2 बोलते हैं, जो सैचुरेशन आपका हो, सैचुरेशन ऑक्सीजन जो होता है ब्लड लेवल में, उसकी जो मापदंड है, मानना है कि वो 94 से ज़्यादा होना चाहिए। 94 से ज़्यादा हो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। आपको ऑक्सीमीटर से, जो आपका वर्किंग हैंड है उसके मिडिल फिंगर में लगा करके शांति से, बिना हिलाए डुलाए, शांति से आपको ऑक्सीमीटर को से ऑक्सीजन लेवल को जांच करना है। वो आपको 94 तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 94 से नीचे आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर के
निगरानी में रहने की ज़रूरत है। और आपको जो दवाइयाँ मेडिकेशन वो दें, और जो आपको ऑक्सीजन लेवल बार बार नापने बोले, 6 घंटे में आपको नापते रहना, 6 घंटे में नाप करके आपको ऑक्सीजन लेवल को अपना देखते रहना है। लेकिन दूसरी बात ये रहती है कि जब ये 5 से 6 दिन जाता है तो हमारा सारा सिम्टम्स कम होने लगता है या ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं, हम लोग लापरवाह हो जाते हैं और हम लोग अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग कोरोना से बच गए हैं। यही सबसे बड़ी भूल हो रही है अभी इस समय में। यही भूल को हमको समझना है। हमको अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 दिन के बाद अगर अपना ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जा करके मिल करके एडमिट होना है। हमको ये देखना है कि हमारा 90 से अगर नीचे हो रहा ऑक्सीजन लेवल तो तुरंत डॉक्टर से लेना है, तब वो हमको स्टेरॉइड देंगे, चाहे वो मिथाइल पेडनिसोल हो, चाहे पेडनिसोल हो, चाहे वो डेक्सोना हो, डेक्सोमेथाजोन हो, और उसके साथ वो ब्लड को पतला करने वाला दवा जैसे एस्पिरिन होता है, इकोस्प्रिन होता है, वो आपको देंगे। लेकिन भाई साहब लोगों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन लेवल आपको हर 2-2 घंटे पर तब आपको चेक करना है। आफ्टर 6 डेज हर 2 घंटे पर उसको चेक करने का 2 तरीका है। एक तो आपको बिस्तर के ऊपर लेट के आराम से मिडिल फिंगर में, चाहे आप राइट हैंड के हो तो राइट हैंड के मिडिल फिंगर में, या लेफ्ट हैंड के तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में लगा करके ऑक्सीमीटर को शांति से नापना और देखना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो PSO2 लेवल है वो कितना है। दूसरा, आपको 6 मिनट चल करके लगा करके देखना है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल कितनी गिर रही है। अगर वो 5% और 5% से ज़्यादा गिर रही है, यू हैव टू इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट एंड शुड बी एडमिटेड। आपको एडमिट होना है। इसी फेज को बचाने के लिए आपको ध्यान देना है। हमको हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। हॉस्पिटलाइज ना हो इसके लिए हमको अपना पूरा ख्याल पहले लेना है। गर्म पानी पीना है, भाप लेना है टाइम टाइम पे। आप थोड़ा थोड़ा दूध लीजिए, अंडा खाते तो अंडा खाइए, अपने खाने को ज़्यादा, भोजन को अच्छा उचित खाइए, बैलेंस डाइट खाइए ज़्यादा, और अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। डिहाइड्रेट नहीं होने देना है क्योंकि इससे पसीना बहुत निकलता है। आपको डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। आपका सोडियम लेवल को बरकरार रखना है, आपका ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखना है। आपको गर्म पानी भाप लेते रहना, गर्म पानी पीते रहना है। आप चाहे तो दूध में हल्दी भी डाल के पी सकते हैं, अदरक तुलसी का जूस ले सकते हैं, आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अपने खाना को अच्छा रखिए। आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होना है तो आपको 6 दिन का केयर करना है, और बाकी बाद के 6 से लेकर 8 दिन 10 दिन तक का आपको अपने खुद को ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करना है। अब मैं दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ, वो है रिहैबिलिटेशन के ऊपर में। आपका पोस्चर बहुत सही होना जरूरी है। दोस्तों, मैं बार बार मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करता हूँ, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करता हूँ। मैं इसी के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ क्योंकि यही हमारे शरीर को चलाते हैं, सारे शरीर को अच्छा से रखते हैं, सारे वाइटल ऑर्गन्स को अच्छे से फंक्शन कराते हैं। पूरा हमारा फिजियोलॉजी है जो शरीर का, वो इन्हीं के द्वारा अच्छे से होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज न्यूरोलॉजिकल पार्ट में कि जो हमारा सर्वाइकल होता है C1 से लेके C4 तक, वो उनसे जो नर्व होती है जो हमारे मसल्स को सपोर्ट करती है, जो हमारे मसल्स को पावर देती है, वो है गर्दन के मसल्स जो आगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, आपको लैटरल बेंडिंग, रोटेशन में मदद करती है। ये C1 से लेकर C4 तक के मसल्स जो सारे अटैच होते हैं स्कल से लेकर सर्वाइकल बोन्स तक, और क्लाविकल, स्कैपुला और शोल्डर से आपका अटैच होते हैं, उनको सप्लाई देती है, उनको मजबूत करती है। अगर आपका ये कर्वेचर सर्वाइकल का सही रहेगा तो आपकी मसल पावर भी सही से आएगी। फिर होता है C4 से लेकर के T2 तक, T1 तक, C5, C6, C7, C और T1, इनसे निकला हुआ जो नार्व्स होते हैं वो आपको चेस्ट के मसल्स को और अपर बैक के मसल्स को पावर सप्लाई करते हैं, पावर देते हैं। वहीं से आपका सेंसरी फीडबैक भी ले जाते हैं। तो आपको अगर वो सही पोजीशन में, जो हमारे भगवान ने एक नेचुरल पोजीशन बनाया गर्दन के लिए, यहाँ पर जो हल्का हाइपर एक्सटेंशन रहता है और सर्वाइकल लेवल के नीचे में थोरासिक लेवल का थोड़ा फ्लेक्शन रहता है, उस फ्लेक्शन को मेंटेन करते हैं और गर्दन के थोड़ा एक्सटेंशन को मेंटेन करते हैं, तो हमारा छाती और पीठ के मसल्स को पावर अच्छे से मिलता है। अब
अगर आपका ये दोनों पार्ट मजबूत है तो नेचुरल है आपका कि T2 से लेकर T12 तक का लेवल जो है वो भी अपने अलाइनमेंट में रहेगा, वो वर्टिब्रा भी अपने अलाइनमेंट रहेगा। तो उससे जो पावर हमको मिलती है वो एब्डोमिनल मसल्स को मिलती है और बैक मसल और लोअर बैक मसल्स को मिलती है। ये पावर हमको हमारे कमर को, हमारे पीठ को, हमारे गर्दन को, हमारे सिर को बायोमैकेनिकली प्रॉपर अलाइनमेंट में रखती है, चाहे वो सैजिटल, कोरोनल या ट्रांसफर प्लेन हो। अब जो T12 के बाद T12 एंड लंबर का रीजन भी आपको लोअर बैक के मसल्स में बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है। L2 से लेकर के आपका S4 तक ये सारे नर्व्स जो होते हैं वहाँ से जो निकले हुए हैं वो सब हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करते हैं। हमारा लोअर लिम्स जो होता है उन्हीं के द्वारा मजबूती प्रदान करता है, उन्हीं के द्वारा सारा फंक्शनल होता है, उन्हीं के द्वारा वो एक्टिवली वर्क करता है। और जो सेंसरी फीडबैक सेंसरी नर्व के द्वारा जो मिलते हैं वही हमारा पाथवे, हमारा जो चलना फिरना है, हमारा जो एक्टिविटी है, वो सारे चीज़ को जो पोस्चरल हमारा पोस्चरल वर्क है, पोस्चरल रिफ्लेक्स है, वो सबको मजबूती प्रदान करता है, उसको डेवलप करता है, उसको प्रॉपरली रन करता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो C5 से लेकर के T1 तक होता है वो हमारे हाथों में भी सप्लाई करता है। शोल्डर के बैक रीजन को T1 का सप्लाई होता है, C5 का सप्लाई, C6 का सप्लाई, आपका C7 का सप्लाई और C8 जो नर्व होती है उनकी सप्लाई हाथों में, एल्बो में, शोल्डर में होता है, जो हमको उसमें ताकत प्रदान करता है। ब्रीदिंग का जो डायफ्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो डायफ्रामेटिक जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स होता है वो हमको पुश ऊपर करता है, डायफ्राम हमारा फैलता है और हमारा डायफ्राम अंदर जाता है और हमारा चेस्ट फैलता है, जिससे हम अधिक मात्रा में एयर लेते हैं, जिसमें हमको 16 से 21% ऑक्सीजन होता है जो हमारे अंदर जाता है और हमको प्रॉपर्ली वर्क कराता है। ऑक्सीजन ही हमको ग्लूकोज तोड़ने में काम आता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमको एनर्जेटिक महसूस होता है। हमारा सारा वाइटल ऑर्गन, हमारा सारा बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली काम करता है। इसलिए भाई लोग, इसमें आपका जो चेस्ट का रीजन है जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है आपको ब्रीदिंग करने में, आपको इसके साथ हमारा चेस्ट मसल्स जिसकी सप्लाई C4 से लेकर के T1 तक होता है, हमारा अपर बैक का जो मसल्स है जिसकी सप्लाई, और ये जो लैटरल्स मसल्स है दोनों साइड के लैटरल, लेफ्ट और राइट साइड के मसल्स लैटरल मसल्स हैं, उनको जब वो सप्लाई पूरा अच्छे से मिलता है, वो मसल्स प्रॉपरली काम करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग भी प्रॉपर होता है, चाहे वो ब्रीद इन हो चाहे ब्रीद आउट हो। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होता है, और जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स जो होता है वो वर्क करता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो वर्क करता है, हमारे चेस्ट मसल जो होते हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो एक्सपैंड करता है, और जब हम एक्सपैंड करता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स जो होता है, हमारे बैक मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है, एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हम ब्रीथ आउट प्रॉपर्ली कर पाते हैं। ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने अपने पोस्चर को सही रखा, हमने अपने बैक मसल्स, लोअर बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स का प्रॉपर्ली सपोर्ट रखा तो हम अच्छे से अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और हमको जिंक लेते रहना है, जिंक दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है, जिंक लेंगे तो हमको इंसुलिन की मात्रा अच्छे से बनेगी, इंसुलिन के कारण हम ग्लूकोज को अच्छे से तोड़ पाएंगे और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, हमारा एक्टिविटी लेवल अच्छा रहेगा। ये तो हो गया कोरोना टाइम में हम इसको डिफरेंट पोस्चर के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। पोस्चर कैसे, अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको प्रोन पोजीशन में लेट करके, आपको पेट के बल लेट करके, हिप को फ्लेक्स करके सोना है और सांस लेना है। आपके हाथ को रिलैक्स पोजीशन में रखना है और आपको सांस लेना है, लंबे लंबे डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग तो सबको हर समय करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करना चाहिए ताकि हम अपने वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सके, हर समय बढ़ा सके। सोना है, आपको साइड लाइन पोजीशन में सोना है। अगर आप साइड लाइन पोजीशन में सोइए तो आप पिलो का एक सपोर्ट बनाकर एक वेज बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, जिससे आप साइड लाइन में पोजीशन में सोकर भी आप लंग्स को, एक लंग्स को रिलैक्स करके दूसरे लंग्स से ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो दूसरे लंग को फिर करवट बदल करके साइड लाइन में आप दूसरे लंग्स को भी यूज़ करके एक फिर पहले वाले लंग्स को आप रिलैक्स कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप बैठ कर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको थोड़ा हाथ को ऐसे नीचे रखना है और आपके पैर हिप को जो फ्लेक्स करना है और आपको गर्दन को साइड में रख करके, एक साइड रख करके, और इसमें आपको जो सांस लेना है वो जोर से सांस लेना अंदर,
और जब सांस छोड़ना है तो एक पतला यहाँ पर होल बनाना है 2 लिप्स के बीच में। ऐसे धीरे करके सांस छोड़ाइए आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। और आपकी यह डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज है आपका ये करने का। इसके अलावा आप हाथ को ऐसे रख करके यहाँ दोनों हाथों को रख करके भी सेम वैसे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हवा धीरे धीरे गोल बनाकर, जो होठों के गोल बना करके धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे आप 10, 15, 20 बार लगातार कर सकते हैं। फिर आपको चेस्ट को, दोनों चेस्ट को आपको पकड़ के प्रेस करना है। अब प्रेस करके आपको एक साइड आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं। योग गुरु लोग भी हमको प्राणायाम के बारे में बताते हैं। हम लंबा प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम हो, तरह तरह के प्राणायाम है, आप उसको भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको अपने शरीर को अच्छा, अगर जब प्राणायाम करते हैं तो हम लोग पद्मासन में जाते हैं। इसका मतलब है किसी भी तरीके से आपको जो स्पाइनल अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करना है, चाहे पद्मासन में चाहे वज्रासन में जाएं। और उसके बाद आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। अनुलोम विलोम का मतलब होता है एक नाक से लेना, एक नाक से छोड़ना, एक नाक से लेना, एक नाक से छोड़ना। और जैसे कि आप अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं उस समय आप चेस्ट के लिए टैपिंग करना बहुत जरूरी है। टैपिंग करना, कोई दूसरे लोग आकर के या फिजियोथेरापिस्ट हो या कोई उनका अटेंडेंट हो तो टैपिंग करें। बहुत सारा आगे और पीछे में भी टैपिंग करना है आपको। पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे मारना, ऐसे ऐसे टैपिंग करना है। और उन पेशेंट को प्रोन में स्लो करके रखे ऑक्सीजन लेना है। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, जैसे योगा में भी आपको बताया गया है कि आपको प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, जैसे आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। चाहे वज्रासन में बैठ जाइए, चाहे पद्मासन में बैठ जाइए। आप पद्मासन में बैठ करके भी आप कर सकते हैं। ऐसे पद्मासन में आपने बैठ गया, वज्रासन में बैठ करके भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। ये आप कोविड के जब आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं है उसके पहले कीजिए आप। और डिफरेंट प्रकार के एक्सरसाइजेस कीजिए, चाहे वो आप फिजियोथेरापिस्ट से मिलकर करिए, चाहे योगा गुरु लोग से मिलकर करिए। लेकिन अपने शरीर के मोबिलाइजेशन, पूरे जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए, आपके जॉइंट्स को प्रॉपर वर्क कराने के लिए मसल्स के पूरे रेंज होने चाहिए, जॉइंट्स के पूरे रेंज होने चाहिए। आपके मसल्स के पूरा स्ट्रेचेबिलिटी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर होना चाहिए। आपके जॉइंट्स को लोड प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा लोड ले पाएँ, अच्छा से लोड ले पाएँ, तब आपके सारे प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन है वो क्लियर रहेंगे। आपके वेस्टिबुलर सेंसेशन, टैक्टाइल सेंसेशन को अच्छा रखिए। आपके मसल पावर को मजबूत रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप कोविड होने के बाद भी जब डिस्चार्ज होता है आप धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे एक्सरसाइज करें। फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर मिलें, फिजियोथेरापिस्ट से मिल करके, योगा गुरु से मिल करके सारे एक्सरसाइजेस को आप धीरे धीरे सीखें, उसको करें। और 6 महीना तक आप प्रॉपरली अपना रिहैबिलिटेशन करें, अपना जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको दुरुस्त करें, आपका जो बायोमैकेनिकल नॉलेज है उसको बढ़ाएं। और अपने शरीर के अलाइनमेंट, चाहे वो स्पाइन का हो, यहाँ से वहाँ सिर का हो, या पूरे जॉइंट्स का हो, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का, उसको मेंटेन करने का कोशिश करें। मैं आपको बोलूँगा बी सेफ, बी इन योर होम। जब ज़रूरत पड़े तभी आप काम पे जाइए। शादी ब्याह पार्टीज अभी करना बंद करें प्लीज़। और हम अपने साथ, हम अपने देश के लोगों को भी बचाएं, हम अपने दुनिया के लोगों को भी बचाएं, हम पूरे ह्यूमैनिटी को बचाएं, हम वर्ल्ड को बचाएं। हमारा कर्तव्य है, एक एक मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा करेगा तो हम कोरोना पे जरूर विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो। Home, stay safe, keep the world safe. लाइक वाला बताइए। Please like to my father videos and subscribe to my father's YouTube channel. Please comment how is this video and share to all to get safe and stay at home and stay safe. Thank you.